ठीक है। जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स चल रहा था उसका पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट करना हम लोग को दर्पण, तो मिरर, उसमें देखेंगे क्या कौन कौन से टॉपिक कवर हो सकते हैं। दर्पण, अगर अगर बनाना हो तो सबसे पहले क्या होगा कि एक कांच लिया जाएगा। कांच का मतलब जिसमें अगर हम देखें तो आर पार की वस्तु दिखाई दे, अगर वस्तु दिखाई दे तो वो कांच होगा। लेकिन अगर उसे दर्पण बनाना होगा तो दर्पण बनाने के लिए कांच के तो दो पृष्ठ होंगे, एक ये लेफ्ट वाला फिर दूसरा हो जाएगा राइट साइड वाला। तो उसके एक पृष्ठ पर किसी न किसी एक पृष्ठ पर क्या होगा कि लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाएगा। और जैसे ही लाल ऑक्साइड का लेप लगाएंगे उसका जो दूसरा वाला भाग होगा वो परावर्तक तल बन जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति कांच के सामने खड़ा है तो उसे क्या होगा कि दूसरे बगल की सभी वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी। लेकिन जैसे उसके एक साइड पे लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाएगा उसे दूसरे साइड की वस्तु दिखाई देना बंद हो जाएगी, जबकि उसी व्यक्ति का चेहरा उसके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो निकाय बन के तैयार हो जाएगा उसे कहा जाएगा दर्पण। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है तो जो बनने वाला निकाय होता है उसे कहा जाता है दर्पण। अब अगर यह पूछे कि दर्पण कितना प्रकार का होता है तो दर्पण, ध्यान रहे, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय, गोली, और फिर दूसरा होता है समतल। गोली होता है और फिर दूसरा होता है समतल होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर और एक हो जाएगा प्लेन मिरर। पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं समतल, उसके बाद आ जाते हैं गोली वाले पे। समतल दर्पण की अगर बात करेगा, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में ध्यान रहे कि वह दर्पण जिसका संपूर्ण भाग क्या होता है, समतल होता है, उसे कहा जाता है समतल दर्पण। ठीक है, वह दर्पण जिसका संपूर्ण भाग समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। अब इन समतल दर्पण के गुण क्या क्या है, ये तो परिभाषा हो गया। इसका गुण देख लेते हैं, तो इसके गुण क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला गुण कि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु रखी जाएगी उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। पहला कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, पहला गुण है। दूसरा कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा हो गया जितना दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा गुण ये होगा, तीसरा गुण ये होगा कि ये जो समतल दर्पण होता है ना, इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा प्राप्त होता है और आभासी प्राप्त होता है। सीधा और कैसा होगा, आभासी होता है। तो ये हो गए इसके तीन गुण। और चौथा कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होगा, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। उसके बाद पांचवा गुण की अगर बात करें इसमें, तो अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लेते कोई व्यक्ति 6 फीट का है, 6 फीट का है, वह चाहता है कि हमारा पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर दिखाई दे, तो उसे अपने हाइट का आधा, h/2 हाइट का क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। मतलब अगर 6 फीट का है तो हमें दर्पण कितना बड़ा चाहिए, तो 3 फीट का चाहिए, तो उसके हाइट का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो ये तो मान लेना है कि एक व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु चाहती है कि हमें पूरा अपना प्रतिबिंब दिखाई दे, तो उसके हाइट का आधा होना चाहिए। और एक प्रश्न कि अगर एक व्यक्ति किसी रूम के अंदर खड़ा है और वह बीच में खड़ा होगा, बीच में अगर वो खड़ा होगा और वह चाहता है कि हमारे पीछे की सभी वस्तु दर्पण के अंदर दिखाई दे, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति को अगर हम खड़ा कर दें और उसके हाथ में क्या करें कि एक एक शीशा दे दे, एक दर्पण दे दे, और वो चाहता है कि हमारे पीछे की संपूर्ण पूरी दीवार उस दर्पण के अंदर दिखाई दे, तो शीशा कितना बड़ा होना चाहिए, तो दीवार के हाइट का तिहाई होना चाहिए, है ना। मतलब अगर दीवार मान लेते कि 9 फीट की, 9 फीट की है, तो जो दर्पण है वो होना चाहिए 3 फीट का, वो होना चाहिए 3 फीट का, यानी कि उसका एक तिहाई। तो ये भी याद रखना, हाइट अगर संपूर्ण देखना हो किसी वस्तु का तो आधा, लेकिन अगर किसी घर के अंदर बीचों बीच खड़ा होकर के पीछे का दीवार देखना चाहे तो उसके हाइट का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो ये भी याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें 7वें नंबर की, समतल दर्पण में, तो
ये सब हो गया, फोकस दूरी हो गया कि हाँ, अगर कोई वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से आएगा, समतल दर्पण की ओर भी वेग से आएगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी दर्पण की ओर उतने ही वेग से आएगा। यानी कि वस्तु क्या हो रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है भी वेग से, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर भी वेग से ही आएगा। ये बात याद रखना है। लेकिन अगर वस्तु या फिर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर आ रहा है भी वेग से, जब वह अपने प्रतिबिंब को अपनी ओर आते हुए देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रतिबिंब है वो टू भी वेग से आ रहा है। तो इसमें तो यहाँ पे दो गुण हो गए कि जितना वेग से वस्तु आता है उतने वेग से उसका प्रतिबिंब आता है। लेकिन अगले वेग की बात करें, अगर जितने वेग से वस्तु जा रहा होगा उसे जब अपने प्रतिबिंब को देखता है तो वह टू वेग से दिखाई देता है। और उसके बाद इसके आगे की बात करें तो अगर कोई भी दर्पण होगा, अगर कोई दो दर्पण है, कोई दो दर्पण है, उसमें किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु को बिठा दी जाए, रख दी जाए, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनता है, तो ध्यान रखना उसके प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी अनंत बनने लगती है, अधिक संख्या बनने लगती है। और एक बात कि अगर दर्पण को अगर हम थीटा कोण पर झुका दें, अगर हम दर्पण को क्या कर रहे हैं, थीटा थीटा कोण पे झुका रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उससे वो हमें प्राप्त होगा टू थीटा कोण पर प्राप्त होगा। ये भी याद रखना है। इसमें अगर प्रतिबिंबों की संख्या पूछता है कि दर्पणों के बीच, दो दर्पणों के बीच अगर किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए तो उसमें बनने वाले उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान रहे हमेशा विषम बनेगा, हमेशा क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। और यह प्रतिबिंबों की संख्या प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त करने के लिए ज्ञान बराबर होता है 360 बटे के हो जाएगा थीटा। मतलब यहाँ पे अगर मान लेते कि कोई दर्पण है जिसे 60 अंश के कोण पर झुकाया गया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो 360 बटे में हो जाएगा 60 और भाग देते ये हो जाएगा 6। ध्यान रहे 6 एक सम संख्या है, और जबकि इसके गुण के हिसाब से क्या है कि हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा, और अगर सम संख्या प्राप्त हो तो उसमें से एक माइनस कर देना तो आ जाएगा 5। और अगर कोण जितना दे रखा होगा उसके हिसाब से अगर भाग देने को विषम संख्या प्राप्त हो तो वही आंसर देना, उसमें से माइनस एक नहीं करना है। अगर सम संख्या रहे तो उसमें से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हो गया समतल दर्पण के गुण। अगर इसके उपयोग की बात करें कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। इसका जो उपयोग होगा, उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग दर्पण में, ड्रेसिंग दर्पण या फिर ड्रेसिंग रूम में। यानी कि जब कोई कपड़ा चेंज करने के लिए जाता है तो वहां पे जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। तो ये पहला इसका उपयोग हो गया। दूसरा इसका उपयोग होता है कि पेरिस्कोप में किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। और तीसरा लेक्टोस्कोप में किया जाता है, लेक्टोस्कोप में किया जाता है। तो तीन जगह इसका उपयोग है, ड्रेसिंग रूम वाले दर्पणों में, उसके बाद पेरिस्कोप में, और उसके बाद लेक्टोस्कोप में। और एक बात याद रखना है कि पेरिस्कोप में जो दर्पण, समतल दर्पण लगा होगा वो कितने कोण पे लगा होगा, तो ध्यान रहे वो 45 अंश के कोण पे लगा होगा और इसकी संख्या 2 होगी। इसमें 2 दर्पण लगे होंगे समतल दर्पण और 45 अंश के कोण पे होंगे, जबकि इलेक्ट्रोस्कोप में दर्पण लगे होंगे 3 लगे होंगे और वो लगे होंगे 60 अंश के कोण पे। तो ये बात जरूर याद रखिएगा लोग। तो ये हो गया पूरा समतल दर्पण के बारे में। अब बात कर लेते हैं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण के बारे में, गोली दर्पण क्या होता है, जब कोई कांच का खोखला गोला, अब खोखला गोला है तो इसके भी दो पृष्ठ होगा,
अब दो पृष्ठ होगा तो उसके एक पृष्ठ पर क्या करना है कि लाल ऑक्साइड का लेप लगा देना है, और जैसे ही लाल ऑक्साइड का लेप लगाएंगे दूसरा वाला भाग क्या होगा, परावर्तक तल बन जाएगा। तो जो दर्पण प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। वो हो जाएगा गोलीय दर्पण। अब ये गोली दर्पण है, जब इसको काटा जाता है तो इसके अंदर से दो दर्पण प्राप्त होते हैं। एक दर्पण अवतल होगा, अवतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण में इसका जो उभरा वाला भाग होगा ना, उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाएगा, और जो उत्तल होगा उसके दबे हुए भाग पर क्या करा जाएगा, लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाएगा। जब एक भाग पर लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है तो जो दूसरा वाला भाग होता है वो क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। तो ये जो दर्पण बनेगा वो क्या हो जाएगा, अवतल। और जब दबे हुए भाग पर कलई करी जाएगी तो उसका जो उभरा वाला भाग होगा वो बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। तो ये वाला जो दर्पण प्राप्त होगा वो हो जाएगा उत्तल। तो अवतल में याद रखना है, इसके उभरे हुए भाग पर कली की जाएगी और दबा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाएगा, तो अवतल दर्पण। और जब दबे हुए भाग पर कली करी जाए और उसका उभरा वाला भाग क्या बन जाए, परावर्तक तल बन जाए, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इसके इसमें एक चीज और देखने को मिलता है कि अवतल वाला दर्पण कर क्या रहा है कि ये जितने भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, जितने भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, उन सभी को क्या करता है कि एक बिंदु पर वो सभी को एकत्रित कर देता है। यानी कि वो सभी सभी एक बिंदु से होकर के जाती है, एक बिंदु पे इकट्ठा कर रहा है। और ये क्या है कि इस पे जो आने मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें है वो सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है। अब इनके उपयोग देख लेते हैं कि इनका उपयोग क्या क्या है। पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होगा। अवतल दर्पण का काम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरणों को क्या कर रहा है, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। तो इसका फायदा उठाते हुए जितने भी मोटर वाहन है, मोटर वाहन, इनको सड़क पर चलने के लिए दूर तक देखना होता है, इसलिए इनके हेडलाइट में और बैक लाइट में, इन दोनों में जो जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल होता है, क्योंकि सभी किरणों को इकट्ठा करेगा और दूर तक फेंकेगा। तो ये हो जाएगा पहला गुण। दूसरा, दूसरा जितने भी डॉक्टर होते हैं तो उनके पास जो उपकरण होता है उसके अंदर जिस दर्पण का उपयोग किया जाएगा वो है अवतल दर्पण, यानी चिकित्सीय उपकरणों में, चिकित्सीय उपकरणों में, चिकित्सीय उपकरणों में। और जब शेविंग या फिर बाल कटाने के लिए जाते हैं तो वहां भी जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो भी अवतल दर्पण ही है। शेविंग दर्पणों में, शेविंग दर्पणों में। और जो सौर भट्ठी होती है, सौर भट्टियों में इनका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो ये जो अवतल दर्पण है ये पता है कि इसके उभरे हुए भाग पर कली करी गई है, इसका दबा हुआ वाला भाग क्या है, परावर्तक तल है। तो इसमें से क्या होगा कि जितने भी प्रकाश किरणें आएंगी एक बिंदु पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं, अब जबकि एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है तो यहाँ पर एक पात्र रख दिया जाए, एक बर्तन रख दिया जाएगा, और उसमें भोजन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकाश किरणें जो आ रही है वो एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी। जब एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी तो वहां पे तापमान ज्यादा होगा, और जब जब ज्यादा तापमान होगा तो वहां पे भोजन बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का उपयोग। और उसके बाद एक चीज और एक जगह और इसका उपयोग होगा कि जो टेबल लैंप होता है, टेबल लैंप पढ़ाई करने वाला, वहां भी जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उन लैंपों में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अब थोड़ा उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या है कि उत्तल दर्पण ये सभी आने वाले प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है।
आने वाले सभी प्रकाश किरणों को फैला रहा है। अब इसके इस गुण का उपयोग करते हुए क्या करा जाएगा, गांव की गलियों में जितने भी लैंप लगे होंगे उन वहां पे क्या होता है, गलियों में उजाला ज्यादा चाहिए, फैलाव ज्यादा चाहिए, जिससे पूरा प्रकाश फैलते हुए नीचे गिरे, तो वहां पे उन लैंपों के अंदर उत्तल दर्पणों को उपयोग किया जाता है। और एक जगह इसका उपयोग किया जाता है गलियों में हो गया, गलियों के लैंपों में इसका उपयोग किया जाएगा। और इसका उपयोग किया जाता है जो वाहन होते हैं उसका जो साइड वाला मिरर होता है, साइड वाला जो दर्पण होता है, जिसमें हम लोग गाड़ियां देखते हैं कि पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही है, तो उसमें जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। अरे उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में एक चीज बात याद रखना है कि अवतल दर्पण होता है ना, ये जो प्रतिबिंब बनाता है, यह जो प्रतिबिंब बनाता है वह 5 कंडीशनों में कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा और फिर उल्टा बनाएगा, वास्तविक और उल्टा। जबकि जो छठवां कंडीशन होता है उसमें ये बनाने लगता है आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा, आभासी और फिर सीधा बनाएगा। उत्तल दर्पण करता है क्या है कि ये सभी कंडीशनों में एक अनंत वाले को छोड़ करके, एफ वाले को छोड़ करके, लगभग मान सकते हैं इसमें भी जो 5 कंडीशन होगा, 5 कंडीशन में ये हमेशा बनाएगा सीधा, सीधा और फिर आभासी, सीधा और आभासी बनाएगा। जो इसका जो छठवां कंडीशन होता है उस वाले में सीधा आभासी बनाएगा, लेकिन ये बनाने लगता है अनंत पर बनाने लगता है, ठीक है ना, अनंत पर बनाने लगता है। तो ये तो हो गया उत्तल और फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और फिर अवतल दर्पण के बारे में। अब इसके बारे में एक चीज और देख लेते हैं कि इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन प्रतिबिंब बनता कैसे है ये जानने से पहले 3 बातें याद रखना है। अगर ये 3 बातें याद रही तो प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये 3 बातें याद रही तो फिर बहुत दिक्कत होगा कि आखिर उत्तल हो चाहे अवतल हो, सब में 3 कंडीशन याद रखना है। ये ऊपर वाला हो गया अवतल और नीचे वाला तीनों हो गया उत्तल। इसमें याद रखना है कि वह किरण जो सी माने वक्रता केंद्र, एफ माने मुख्य फोकस, और ये दर्पण का जो एकदम बीच वाला भाग होता है जिसे कहा जाता है ध्रुव, ठीक है ना, वह किरण जो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाते हुए आगे बढ़ती है उसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो सब में लिखने की जरूरत है, सब में क्या होगा, मुख्य अक्ष सब में है, और ये पी एफ सी भी सब में होगा, पी एफ सी।
PFC यानी वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और फिर ध्रुव सब में होगा। अब 3 बातें याद क्या रखना है। पहला, अगर कोई भी किरण ये सीधे आ रही है यानी कि ये मुख्य अक्ष है, तो जैसे मुख्य अक्ष जा रही है उसी तरह ये किरण भी आ रही है। तो इसमें याद रखना है कि अगर कोई विकिरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा वो मुख्य फोकस से ही होके जाएगी। ठीक है ना, वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो दोनों कंडीशन में हमेशा अगर मुख्य अक्ष से आ रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दिमाग में बैठा लेना है। और अगर मुख्य फोकस से होके आएगी तब तब तो सेम बात, अगर मुख्य अक्ष से आ रही है तो मुख्य फोकस से जा रही है, तो मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसमें भी वही होगा, कि मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और एक चीज कि अगर वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो वक्रता केंद्र से अगर होकर के आएगी तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए। अगर ये तीनों याद है तो फिर फिगर बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाएगी, और अगर वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये याद रहेगा, उस बात चलेगी फिगर पे, फिगर कैसे बनता है इसका। तो पहला देख लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वही 6 कंडीशन। तो इतना बना लेना है, सब में सेम दिख रहा है, किसी में कोई बदलाव नहीं है। अब बात है कि रखने की, कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखें कि हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो। एक चीज कि हम रख रहे हैं यहाँ से, हम एक बार वस्तु को रख दें यहाँ पे इनके बीचों बीच, किनके ये भी याद रखना है, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में हम वस्तु को रखे हैं। अब एकदम आगे रखे हैं, अब थोड़ा पीछे करेंगे, अब एफ पे रखते रहे, एफ पे रख दिए, अब इससे पीछे करें, यानी कि सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, और उसके बाद रख देंगे सी पर, और उसके बाद रख देंगे सी के पीछे। अब एक तो क्या है कि अनंत पर रखेंगे हम वस्तु को, ठीक है ना, अनंत पर रख रहे हैं। तो ये 6 कंडीशन है, वस्तु कहाँ का आप रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पहले ध्रुव के ठीक बाद होगा, यानी ध्रुव और यफ के बीच में होगा, उसके बाद
जब ध्रुव और एफ के बीच में तो उसे पीछे अगर करेंगे तो यह पर आ जाएगा, और उसके बाद यह के पीछे करें तो सी और एफ के बीच में हो जाएगा। उसके बाद एफ और सी के बीच में था, आपके पास सी पर रख दिए। अब उसके बाद क्या होगा, सी के पीछे होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ध्यान रहे ये दर्पण के आगे वाला भाग है और ये दर्पण के पीछे वाला भाग है। अगर वस्तु अनंत पर रखी है, यानी अनंत पर रखने का मतलब क्या है, सूर्य बहुत दूर है यानी अनंत पर है, जितने भी तारे सब दिखाई दे रहे, ग्रह वगैरह, ये सब क्या है, अनंत पर है। और अनंत पर है तो वस्तु बहुत ही बड़ी है, क्योंकि सूर्य छोटा तो है नहीं, सूर्य बहुत ही बड़ा है। तो वस्तु अनंत पर रखी है, इसका मतलब वस्तु का आकार बहुत ही बड़ा है। अब अनंत से होकर के प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, अनंत से आ रही है। लगभग 2 प्रकाश किरणों को लेके चलना है, अनंत पर आ रही है, क्योंकि जब तक 2 प्रकाश किरणें काटेंगे नहीं, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब वाले बता दिए हैं कि जब तक 2 प्रकाश नहीं जब 2 प्रकाश किरणें काटे तो जहां कटान बिंदु होता है वो प्रतिबिंब होता है। तो ये अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है तो दिमाग बैठाइए कि अनंत से आ रही है तो किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर। और इससे पहले ही हम आपको बताएं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, नहीं कि दोनों को दोनों कटान बिंदु कहां पर है, मुख्य फोकस पे है। अब मुख्य फोकस पे कट रही है तो क्या लग रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब कुछ दिख रहा है, प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है वो क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। वस्तु से छोटा होगा, और कहां पे बन रहा है, यह पर बन रहा है, यह पर बनेगा। तो ये बातें याद रखना है। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस में बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये हो गया। अब अनंत पर था, अब हम अनंत से खींच करके ला दिए आगे, अनंत और सी के क्या है, बीच में है, अनंत और सी के बीच में है, अनंत और सी के बीच में। ध्यान रहे अनंत पर था तो यह पर बना, जैसे जैसे वस्तु को आगे करेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इसके पीछे बनता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर ला दिया तो इससे निकलेगा प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण क्या लग रहा है, किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से ही जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और जब मुख्य फोकस से होकर जाएगा और उसके बाद कि अब प्रकाश किरण एक चली जाएगी सी से, और अगर सी से होकर जाएगी तो ये पढ़ा गया है कि जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से क्या होगा, वापस चली जाएगी, वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है तो अभी भी क्या दिख रहा है कि वस्तु का आकार इतना बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार इतना छोटा है, जबकि नीचे ही बन रहा है तो उल्टा ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी सेम सेम टू सेम यही लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और कहां पर बनेगा, तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी व एफ के बीच में बनेगा, एफ के बीच में बनेगा। अब रख लिए हम अनंत और सी के बीच में। अब की बार अब कहाँ रख दी हम, सी पर, और सी पर रखे हैं तो फिर वही प्रकाश किरण जाएगी। अब जा रही है कहाँ से, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। और उसके बाद अब प्रकाश किरण क्या हो रहा है कि निकलेगी यहाँ से मुख्य फोकस से। और ये चीज पढ़ा गया है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर, ये तो मुख्य अक्ष से समांतर है इसलिए मुख्य फोकस से गई है, और जो मुख्य फोकस से होकर आएगी वो प्रकाश किरण वो क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज इसको बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो वस्तु सी पर रखा गया था, तो इससे जो प्रकाश किरण निकली जो मुख्य अक्ष से समांतर वो मुख्य फोकस से होकर चली गई,
और दूसरी जो प्रकाश किरण निकली है जो मुख्य फोकस से होकर आ रही थी वो तो मुख्य अक्ष के समांतर, और दोनों काटे यहाँ पे। अब ये जो दिख रहा है जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका क्या है, प्रतिबिंब है। यानी कि बन तो रहा है वही कि वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बना है, वस्तु के बराबर बना है। और कहां पर बना है, सी पर ही बना है, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। अब क्या करा गया है, अनंत पर रखा गया, थोड़ा सा आगे कर दिए, अनंत और सी के बीच में सी पर रख दिए। अब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो ये फिर वही होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो मुख्य फोकस से होके जाएगा, मुख्य फोकस से होके जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। जब मुख्य फोकस से होके जाएगी मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब समांतर हो जाएगी तो कहाँ पे बन रहा है इसका प्रतिबिंब, सी पर रखा गया तो सी पर ही बना है, वस्तु के बराबर बना है। अब दिख रहा है कि जब सी और एफ के बीच में रखे हैं तो ये तो मुख्य अक्ष के समांतर थी तो मुख्य फोकस से होकर चली गई, और ये मुख्य फोकस से होके आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। अब दिख रहा है जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक उल्टा भी बन रहा है। तो ये हो गया वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, और कहाँ भी बन रहा है, सी के पीछे, सी के पीछे, सी के पीछे बनेगा, सी के पीछे बनेगा, या तो ये भी कह सकते हैं अनंत और सी के बीच में बनेगा। ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे सी और एफ के बीच में, अब वस्तु को हम कर दिए एफ पर, एफ पर कर दिए तो शुरुआत वाले याद रखिए कि अनंत पर रखा गया तो मुख्य फोकस पर बना है। अब अगर वस्तु को हम फोकस पर रखे हैं तो ये सीधे जा रही है, यानी मुख्य अक्ष अभी भी समांतर है तो मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कि सी पर, सी से, और सी वाले नियम में क्या है कि अगर जो प्रकाश किरण सी से होके जाएगी वो उसी रास्ते से वापस भी चली आएगी। अब ये दोनों पता नहीं कहाँ जाकर काट रहे हैं, कहीं न कहीं जाकर के जरूर काटेंगे, और जरूर काटेंगे तो वहां पे प्रतिबिंब बनेगा, और जब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे काट रही है तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब जबकि मुख्य अक्ष यहाँ पे, तो जहां पर जाके काटेंगे वो वहां पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, नीचे ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। एक लास्ट कि एफ और पी के बीच में, अगर एफ और पी के बीच में रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, ये भी छोटी सी निकल रही, लेकिन मुख्य अक्ष के है समांतर। अगर समांतर है तो क्या हो जाएगा, समांतर तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और उसके बाद कि यहां से जो प्रकाश किरण निकलेगी तो ये बनाने लगी दूसरे साइड, यानी दर्पण के पीछे बनाने लगती है। अब ये वास्तव में नहीं बन रहा है बल्कि बनते हुए प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो बन रहा है अब ये उल्टा ना बन करके सीधा बन रहा है, तो ये बनेगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ याद रखना है। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हो गया, 5 कंडीशन में ये सब दिखाई दे रहा है कि वास्तविक उल्टा बन रहा है। 6वें कंडीशन में आभासी और फिर सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। उत्तल की अगर बात करें, उत्तल दर्पण में सबको बस वही ध्यान रखना है कि आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। उसमें छोटा या उसमें बड़ा या बराबर की कंडीशन ना है, उसमें आभासी, सीधा और हमेशा छोटा बनेगा। बस इस वाले में याद रखना है कि जब तक वस्तु सी पर नहीं आएगी, अगर सी से पीछे है तो हमेशा वस्तु छोटा,
जैसे ही सी पर आएगा बराबर हो जाएगा, और सी से जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करेगा वस्तु प्रतिबिंब का आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।